नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। परिश्रम क्लासेस की इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं इंडिया ज्योग्राफी के बारे में और आपको पता होगा कि इंडिया में आयोजित होने वाली प्रत्येक जो एग्ज़ाम होती है, चाहे वो रेलवे से संबंधित ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, दिल्ली पुलिस हो, एसएससी की एग्ज़ाम हो, एसएससी सीजीएल हो, या उसके बाद भी राजस्थान की बात करें तो आरपीएससी है, उसके बाद ये राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है, उसमें जो आयोजित होती है एग्ज़ाम, जैसे पटवार है, ग्राम सेवक है, इसके अलावा राजस्थान पुलिस, हाई कोर्ट, एलडीसी, लाइब्रेरियन, इन सभी एग्ज़ामों में इंडिया ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ से मेरा मतलब यही मानना है कि इंडिया ज्योग्राफी से पूछा गया क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इंडिया ज्योग्राफी से पूछा गया क्वेश्चन अगर आपका मेरे पढ़ने के बाद गलत होता है तो निश्चित रूप से दोस्तों कहीं ना कहीं हम सभी के द्वारा कोई ना कोई कमी रखी गई है। और मैं ये चाहता हूँ कि बिल्कुल कोई भी विद्यार्थी किसी प्रकार की कमी ना रखे। मैं मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रखूँगा। साथ ही मैं हर जगह बताता हूँ दोस्तों आपको कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है, और वही बात मैं कम से कम 2 से 3 बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको दोबारा पढ़ने और सुनने की आवश्यकता नहीं पड़े। चलिए दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है हम बात कर रहे हैं भारत के भूगोल में फिजिकल डिवीज़न की। भारत के भौतिक प्रदेश, प्राकृतिक प्रदेश जो हैं, उन प्राकृतिक प्रदेशों में हम बात कर रहे थे। पर्वतीय प्रदेश, हिमालय पर्वतीय प्रदेश के बारे में हम पढ़ चुके हैं। बिल्कुल उसमें पर्वत चोटियाँ थी, घाटियाँ थी और महत्वपूर्ण जो हिमनद थे, या इसके अलावा और जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व क्रम, उत्तर से दक्षिण क्रम, सभी तरह के जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए एग्जाम में, वो सभी तरह से आपको पहले बता दिया है। आज आपको पता है हम बात कर रहे हैं उत्तर के विशाल मैदान की। उत्तर का विशाल मैदान की बात कर रहे हैं। दोस्तों आपको पता होगा इसी मैदान को कहा जाता है सिंधु। उसी के साथ ये कौन सी नदी? गंगा। और कौन सी? और ब्रह्मपुत्र नदी। और कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदानी प्रदेश कहा जाता है इस उत्तर के विशाल मैदान को। हमने इसका एक भौगोलिक वर्गीकरण, जैसे मैंने पिछली क्लास में ही आपको दोस्तों बताया था, जैसे भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश के बारे में मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। आज हम इसी उत्तर के विशाल मैदान का और थोड़ा प्रादेशिक वर्गीकरण करते हैं और देखते हैं एग्जाम में कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी के साथ हम शुरुआत करेंगे आज। तो देखिए, उत्तर के विशाल मैदान के बारे में आज हमें कौन कौन सी नई बातें जो है वो पढ़ने को मिलेंगी। तो देखिए दोस्तों, आज जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि ये उत्तर का जो विशाल मैदान है, इस उत्तर के विशाल मैदान को बांटा गया है। एक तो नाम दिया गया है पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा का मैदान कहा जाता है। दूसरा जो है ये दिया है गंगा का मैदान। गंगा जहाँ बहती है उस गंगा नदी के मैदानी प्रदेश में, तो गंगा का मैदान, ठीक है। और तीसरा, पूर्वोत्तर भारत में एक नदी बहती है और उसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी, इसलिए कहा जाता है ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम एक एक को पढ़ेंगे और इसका विभाजन करेंगे, इसके कुछ और टुकड़े करेंगे हम। जैसे गंगा के मैदान का एक भाग है जिसका नाम है ऊपरी गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान, ठीक है दोस्तों। इसी तरह दूसरा जो पार्ट है वो है गंगा के मध्य का क्षेत्र, इसलिए नाम आता है मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा का मैदान। और लास्ट वाला जो गंगा का सबसे नीचे का क्षेत्र है, जिसकी बहुत कम ऊंचाई है समुद्र तल से, उसको कहा जाता है निचला गंगा का मैदान। निचला गंगा का मैदान या निचली गंगा का मैदान, ठीक है। तो जब हम ये पढ़ेंगे उस टाइम इन तीनों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं पंजाब हरियाणा के मैदानी प्रदेश के बारे में। दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ ये जो उत्तर का विशाल मैदान पढ़ते हैं, उसमें अगर हम भारत के 4 भौतिक विभाग करते हैं
तो यहाँ पर एक और मैदानी प्रदेश का नाम आता है, उसका नाम आता है राजस्थान का मैदान। लेकिन हम इसे 6 भौतिक विभागों की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, इसलिए एक थार का मरुस्थल, पश्चिम का मरुस्थल जो है, या राजस्थान के मैदानी प्रदेश का जो वर्णन है वो हम अलग से पढ़ लेंगे, यहाँ अपने को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम यहाँ एक भारत का रेखा चित्र बनाते हैं और उस रेखा चित्र में यहाँ सेट करने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में भारत के कौन कौन से भौतिक विभाग या उत्तर के विशाल मैदान के कौन कौन से भौतिक विभाग हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम यहाँ बात करेंगे। दोस्तों आप साथ साथ में इस तरह के मैप बनाने का अभ्यास कीजिए, आप इसे बनाना सीख जाएंगे। दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ से एक मैदानी प्रदेश शुरू होता है जो हिमालय के पर्वत पदीय क्षेत्र में, मतलब हिमालय जहाँ समाप्त होता है उस हिमालय के समाप्त होने के बाद एक इस तरह से एक मैदानी प्रदेश की रचना होती है, बनता है, और ये पूरा का पूरा है उत्तर का विशाल मैदान। पूरा का पूरा कौन बनता है? उत्तर का विशाल मैदान बनता है। पहले हम इसे 3 भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, यहाँ से दोस्तों एक नदी है यमुना निकलती है, और उस यमुना तक के मैदानी प्रदेश को कहा जाता है पंजाब हरियाणा का मैदानी प्रदेश। ठीक है, पंजाब हरियाणा का मैदानी प्रदेश। उसके बाद में दोस्तों उससे आगे जब चलते हैं, उससे आगे पूरा का पूरा जहाँ गंगा नदी प्रवाहित होती है, कौन सी नदी प्रवाहित होती है? गंगा नदी प्रवाहित होती है। ये पूरा का पूरा मैदानी प्रदेश गंगा का मैदानी प्रदेश है। और तीसरा दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर थोड़ा और आगे तक है, ये जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। तो ऐसे करके दोस्तों हम इसे कितने भागों में बांट लेते हैं? 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर पंजाब हरियाणा के मैदान के बारे में। ठीक है, पंजाब हरियाणा के मैदान का विस्तार एक तो कौन से राज्य में है? पंजाब राज्य में। उसके बाद में इधर से कौन है? हरियाणा। इधर से कौन है? उत्तरी पूर्वी राजस्थान। उत्तरी पूर्वी राजस्थान जो है ये भी कौन से मैदानी प्रदेश में आता है? पंजाब हरियाणा के मैदानी प्रदेश में ही आता है। और यहाँ पर स्थित दिल्ली जो है ये भी कौन से मैदानी प्रदेश में आती है? दिल्ली भी पंजाब हरियाणा के मैदानी प्रदेश में ही आती है। तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी पूर्वी राजस्थान का जो हिस्सा है वो पूरा का पूरा पंजाब हरियाणा के मैदानी प्रदेश में आता है। दोस्तों जब हमने इस मैदानी प्रदेश का भौगोलिक वर्गीकरण किया था तब आपको याद होगा इस पंजाब हरियाणा के मैदानी प्रदेश में बांगर प्रकार की मृदा पाई जाती है। कैसे प्रदेश है? बांगर। बांगर का मतलब ये है कि यहाँ पाए जाते हैं प्राचीन जलोढ़क। कैसे जलोढ़क पाए जाते हैं? यहाँ पर दोस्तों प्राचीन जलोढ़क पाए जाते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन जलोढ़क है। यहाँ की मृदा क्या होती है? उपजाऊ होती है, और उपजाऊ मृदा है इसलिए यहाँ के कुछ क्षेत्र पर चावल, अधिकांश जो क्षेत्र है उस पर गेहूँ बोते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश या दिल्ली के आसपास जो हरियाणा के यमुना के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर गन्ने की खेती, और उसी के साथ साथ उत्तरी पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पर कपास की कृषि भी की जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी पंजाब हरियाणा के मैदानी प्रदेश में नदियां हैं और नहरें हैं। उन नहरों से सिंचाई के माध्यम से एक बहुत बड़ा हम ये कह सकते हैं कि भारत का अनाज उत्पादन करने वाला क्षेत्र है कौन सा मैदान? पंजाब हरियाणा का मैदानी प्रदेश। हालांकि ये उच्च भूमियाँ हैं, यहाँ पर जलोढ़क बहुत गहराई तक पाए जाते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ ये जो पंजाब हरियाणा का मैदान है, यहाँ ये जो भाग है ये औसत समुद्र तल से कितना ऊंचा है? तो ये औसत समुद्र तल से लगभग दोस्तों इसमें यहाँ जलोढ़क की जो गहराई की बात करें, जलोढ़ जो है उसकी गहराई की बात करें तो लगभग 1000 मीटर से लेकर, कितने मीटर से है? 1000 मीटर से लेकर ये 2000 मीटर गहराई तक यहाँ क्या पाए जाते हैं? जलोढ़क पाए जाती है। इसी वजह से ये मृदा क्या होती है? उपजाऊ होती है। ठीक है दोस्तों, इस क्षेत्र में बहने वाली जो मुख्य नदियां हैं वो किसकी सहायक नदियां हैं? वो सिंधु की सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि सिंध दोआब कौन सी 2 नदियों के बीच है? चाज दोआब कौन सी 2 नदियों के मध्य है? रचना दोआब कौन सी 2 नदियों के मध्य स्थित है? बारी दोआब कौन सी 2 नदियों के मध्य स्थित है? तो पहले हम बात करेंगे दोस्तों दोआब क्या होता है।
दोआब। दोआब का मतलब होता है दोस्तों दो नदियों के बीच का क्षेत्र। दोआब का मतलब दो नदियों के बीच का भूभाग, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, ये दोनों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? दोआब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों, यहाँ से सिंधु नदी बहती है, उसके बाद झेलम नदी है, उसके बाद में चिनाब नदी है, उसके बाद रावी है, उसके बाद व्यास है, उसके बाद सतलुज है। ये क्रम है इसका, ये इनका क्या है? क्रम। जैसे ये क्रम यहाँ नहीं बता कर मैं आपको एक बार यहाँ बता रहा हूँ, आप इसे भूल जाएं। ये माने कि ये पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है। यहाँ पर सबसे ऊपर से जो नदी बहती है उस नदी का नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु नदी। सिंधु से नीचे यूँ इस तरह से जो प्रवाहित होती है उस नदी का नाम है झेलम। जैसे यहाँ से सिंधु थी, उसके बाद में सिंधु से नीचे जो नदी बहती है उस नदी का नाम है झेलम नदी। कौन सी नदी है? झेलम। ठीक है, झेलम से दक्षिण में जो नदी बहती है उस नदी का नाम है दोस्तों चिनाब। क्या नाम है? चिनाब नदी। चिनाब। उसके बाद जो नदी बहती है उसका नाम है रावी नदी। कौन सी नदी है? रावी नदी। ठीक है, रावी के बाद व्यास नदी, उसके बाद कौन सी नदी बहती है? व्यास। और व्यास के बाद जो नदी बहती है उसका नाम क्या है? सतलुज। उसका नाम क्या है? सतलुज नदी। तो ये व्यास नदी और ये कौन सी नदी है? सतलुज नदी। ठीक है, ये इसी तरह एक दूसरे के समानांतर ये सभी नदियां जम्मू कश्मीर, जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब, ये जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र से, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, पंजाब वाले भूभाग से होकर बहती हैं रावी, व्यास और कौन सी? सतलुजी नदियाँ। ठीक है, ये इसी क्रम में उत्तर से दक्षिण की ओर है। और सिंधु की पांचों जो सहायक नदियाँ हैं जिनको हम पंचनद कहते हैं, ये पांचों नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और कौन है? सतलुज है। ये 5 नदियाँ हैं। पंचनद में कौन शामिल नहीं होता? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से पंचनद में शामिल नहीं है। 3 ऑप्शन ये देते हैं, एक कौन देता है? सिंधु का ऑप्शन। सिंधु पंचनद में शामिल नहीं है क्योंकि 5 नदियाँ तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और कौन है? सतलुज है। ये 5 नदियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, दो नदियों के बीच का भूभाग दोआब कहलाता है। क्या कहलाता है? दोआब। जैसे आपने नाम सुना होगा सिंध दोआब। कौन सा नाम? सिंध दोआब। सिंध दोआब जो है दोस्तों, ये कौन सी दो नदियों के बीच है? तो सिंध दोआब है, यह दोआब। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, आप तुरंत समझ गए, सिंध दोआब सिंधु और झेलम नदी के बीच का भाग। सिंधु और झेलम, ये सिंधु नदी है, ये कौन सी है? झेलम नदी है। इन दोनों के बीच का क्षेत्र कौन सा दोआब कहलाता है? सिंध दोआब के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, उससे नीचे जब आते हैं तो आता है चाज दोआब। कौन सा दोआब आता है? चाज दोआब। अब चाज दोआब जो विस्तार है आप देख सकते हैं, चाज दोआब। ये चाज दोआब दोस्तों झेलम और चिनाब के मध्य है। झेलम और चिनाब के मध्य। उसके बाद दोस्तों ये वाला जो चिनाब और रावी के बीच है इसको कहा जाता है रचना दोआब। क्या कहा जाता है? रचना। तो इसका मतलब यहाँ जो नाम आएगा चाज के बाद क्रम से कौन आता है? रचना दोआब आता है। कौन आता है? रचना दोआब। उसके बाद में रावी और व्यास के बीच में दोस्तों कौन सा दोआब आता है? यहाँ पर बिस्त दोआब आता है। ठीक है, बारी दोआब। कौन सा दोआब आता है? बारी दोआब। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बारी दोआब और उसके बाद में आता है कौन सा? बिस्त दोआब आता है। कौन सा? बिस्त दोआब। तो बारी के बाद में कौन है? बिस्त। जैसे अब मैंने आपके सामने इनके नाम लिख दिए और यहाँ दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है सतलुज और व्यास नदी के बीच में कौन सा दोआब स्थित है? तो सतलुज और व्यास नदी के मध्य बिस्त दोआब स्थित है। क्यों? क्योंकि दक्षिण में कौन? सतलुज, उसके ऊपर कौन? व्यास। इन दोनों नदियों के बीच का दोआब क्या कहलाता है? बिस्त दोआब कहलाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बिस्त दोआब किन दो नदियों के बीच है? तो बिस्त दोआब एक तो कौन सी नदी? व्यास नदी।
एक कौन सी है? सतलुज नदी। व्यास और सतलुज नदी के बीच में बिस्त दोआबे स्थित है। और दोस्तों यही मेरा बताने का मतलब था कि पंजाब हरियाणा का ये जो मैदानी प्रदेश है, इस मैदानी प्रदेश में इधर से बहने वाली व्यास नदी, इधर से बहने वाली सतलुज नदी, व्यास और सतलुज के बीच का ये जो भूभाग है, ये कौन सा दोआब कहलाता है? बिस्त दोआब के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बिस्त दोआब के नाम से जाना जाता है। अगले की हम बात करें तो बारी दोआब जो है, ये बारी दोआब किन के बीच में है दोस्तों? तो बारी दोआब है व्यास और रावी के बीच में। ये किन के बीच में है? ये बारी दोआब, ये एक तो कौन सी नदी है? रावी। रावी और कौन सी नदी है? व्यास। रावी और व्यास के बीच में बारी दोआब। रचना जो है, ये रचना दोआब दोस्तों एक तो कौन सी है? चिनाब। एक तो कौन सी है? चिनाब। दूसरी कौन सी है? रावी। उसके बाद में इनमें एक तो कौन है? रावी, ठीक है, नहीं, एक तो कौन है? चिनाब। एक तो कौन है? चिनाब। और एक दूसरी कौन सी है? झेलम। इन दोनों के बीच के दोआब को कहते हैं चास दोआब। सिंध दोआब है, ये एक तो कौन सी नदी है? सिंधु। दूसरी कौन सी है? झेलम। इन दोनों नदियों के बीच स्थित दोआब को सिंध दोआब कहा जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ताकि भविष्य में आपको दोबारा इससे संबंधित कोई समस्या ना हो, ठीक है। अब अपने को समझने वाली बात क्या है? इन दोआब में से रचना, बारी और बिस्त दोआब, ये तीन जो दोआब हैं, इन तीनों दोआब का विस्तार कौन से प्रदेश में पाया जाता है? ये पंजाब हरियाणा के मैदानी प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि बिस्त दोआब निम्न में से विशाल मैदान के कौन से हिस्से में स्थित है? तो पंजाब और हरियाणा के मैदान में स्थित है। बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आता है कि इन दो नदियों के बीच के दोआब को क्या कहते हैं? इन दो नदियों के बीच के दोआब को क्या कहते हैं? या फिर पूछ लेते हैं चास दोआब किन दो नदियों के बीच है? रचना दोआब किन दो नदियों के बीच है? बारी दोआब कौन सी दो नदियों के बीच है? और बिस्त दोआब कौन सी दो नदियों के मध्य स्थित है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ जलोढ़ की जो गहराई है वो बहुत अधिक है। लगभग 1000 मीटर से लेकर 2000 मीटर की गहराई तक क्या पाए जाते हैं? जलोढ़ पाए जाते हैं, ठीक है। ये उच्च भूमियाँ हैं, यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, ठीक है, समझ गए। चलो अब हम बात करते हैं दोस्तों गंगा के मैदानी प्रदेश के बारे में, ठीक है। दोस्तों गंगा के मैदानी प्रदेश का विस्तार इधर से इधर जो गंगा का मैदानी प्रदेश है, इसमें थोड़ा सा उत्तराखंड आता है। कौन आता है? उत्तराखंड। उसके बाद में दोस्तों आता है उत्तर प्रदेश। उसके बाद कौन आता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद आगे चलते हैं तो आता है बिहार। कौन आता है? बिहार। बिहार के बाद आता है वेस्ट बंगाल। कौन आता है? वेस्ट बंगाल। और आंशिक रूप से इस मैदानी प्रदेश में कौन आता है? झारखंड। ये सभी जो राज्य हैं, ये सभी राज्य गंगा के मैदानी प्रदेश में आते हैं। कौन से मैदानी प्रदेश में? गंगा के मैदानी प्रदेश में आते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये मैदानी प्रदेश कहाँ से कहाँ तक फैला है? तो दोस्तों यह जो गंगा का मैदानी प्रदेश है, ये यमुना नदी से शुरू होता है, फिर गंगा नदी, और उसके बाद में यहाँ तक जहाँ जो बिहार का शोक जिस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी। कौन सी नदी है? कोसी नदी का जो विस्तार है, उस यमुना से लेकर कोसी नदी के बीच के भाग को कहा जाता है गंगा का मैदानी प्रदेश, ठीक है दोस्तों। गंगा का यह जो पश्चिम का हिस्सा है, यहाँ पर दोस्तों फिर भी पुरातन या प्राचीन जलोढ़ पाए जाते हैं, लेकिन ज्यों-ज्यों हम पूरब की ओर आते हैं तो जलोढ़ की मोटाई है वो कम होती जाती है, महीन खादर प्रकार की मृदाएं यहाँ पर पाई जाती है। इसलिए गंगा का मैदानी प्रदेश एक बहुत अधिक उपजाऊ प्रदेश माना जाता है। दोस्तों इस मैदानी प्रदेश में बहने वाली नदियाँ यमुना, उसके बाद में कौन है? गंगा, उसके बाद में रामगंगा, उसके बाद गोमती, शारदा, घाघरा, गंडक और कोसी जो नदियां हैं, ये सभी नदियां हिमालय से निकलती हैं और गंगा के मैदानी प्रदेश में मृदा का क्या कर देती है? जमाव कर देती है। इसी वजह से यह क्या है? उपजाऊ है। अगर दोस्तों गंगा के मैदानी प्रदेश का विभाजन करें तो ऊपरी गंगा के मैदानी प्रदेश का विस्तार यमुना नदी से लेकर, कौन सी नदी से लेकर? यमुना नदी से ये शुरू होता है। कौन? ऊपरी गंगा का मैदान। ये यमुना नदी से शुरू होकर दोस्तों यह आता है 100 मीटर की समोच्च रेखाएं होती हैं धरातल पर,
धरातल पर समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उनको समोच्च रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, तो 100 मीटर की ऊंचाई वाली जो समोच्च रेखा है उसके बीच में स्थित है ऊपरी गंगा का मैदानी प्रदेश। कहने का मतलब पश्चिम का उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा हिस्सा है? पश्चिम का भाग। उत्तर प्रदेश का पश्चिम का हिस्सा और उत्तराखंड का कुछ हिस्सा है वो ऊपरी गंगा के मैदानी प्रदेश में आता है। यहाँ पर यमुना नदी, गंगा नदी और उसके बाद में रामगंगा और घाघरा जैसी जो नदियाँ हैं उन नदियों के बीच का ये भूभाग है। यहाँ इन जलोढ़ की मोटाई कम होने लगती है। जो इधर लगभग 1000 मीटर तक की गहराई थी, यहाँ ये लगभग 200 से 400 मीटर तक गहरे रह जाते हैं। क्योंकि हम पश्चिम से पूर्व की ओर यूँ आते हैं तो यहाँ लास्ट में जब निचले गंगा के मैदान में आएंगे तो मात्र कितने मीटर की ऊंचाई बचेगी? 45 मीटर की ऊंचाई। कि समुद्र तल से औसत जो ऊंचाई है वो कितने मीटर रह जाएगी? वो केवल 45 मीटर तक यहाँ पूर्व में आते आते रह जाएगी। ठीक है, उसके बाद मध्य गंगा का मैदान है जो 100 मीटर की समोच्च रेखा से लेकर 50 मीटर की समोच्च रेखा तक फैला हुआ है। ठीक है, ये मध्य का क्षेत्र है, मतलब गंगा का मध्य का क्षेत्र है, बीच का क्षेत्र है। यहाँ पर कोसी जैसी नदियाँ, शारदा जैसी नदियाँ, शारदा यानी काली जैसी जो नदियाँ हैं वो नदियाँ इस प्रदेश में बहकर आती हैं। ये मैदानी प्रदेश उपजाऊ है और मध्य गंगा के मैदानी प्रदेश में चावल की खेती होनी शुरू हो जाती है। यानी इधर तो गेहूँ थे, उसके बाद धीरे धीरे इस पूर्व के हिस्से में आते हैं तो कौन सी फसलें? चावल की फसलें बोई जाती हैं। ये एक दलदली क्षेत्र होता है, यहाँ पानी भरा रहता है जगह जगह पर। खेतों में एक चावल के लिए उपयुक्त जलवायु का क्षेत्र आता है, एक मृदा महत्वपूर्ण आती है। इसी वजह से यहाँ पर किसकी खेती होती है? चावल की खेती की जाती है। उसके बाद में निचला गंगा का जो मैदानी प्रदेश आता है यह अधिकांशतः एक तो पुरुलिया जिला आपने सुना होगा, पुरुलिया और दार्जिलिंग। पुरुलिया और दार्जिलिंग को छोड़कर बाकी पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल जो है वो कौन से मैदानी प्रदेश में आता है? निचले गंगा के मैदानी प्रदेश में आता है। गंगा नदी जो इससे पहले जो अपने साथ बहाकर लाई थी वो इस प्रदेश में जमा करती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक डेल्टाई प्रदेश का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? यहाँ डेल्टा बनता है। और सुंदरवन का डेल्टा दोस्तों आपने नाम सुना होगा, जो विश्व का सबसे बड़ा, हम कह सकते हैं विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ जो डेल्टा है वो कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा है। और वो कौन सी नदी के क्षेत्र में? जो गंगा नदी के निचले गंगा के मैदान में आता है। यहाँ आते आते समुद्र तल से औसत ऊंचाई बहुत कम हो जाती है। मतलब यह ऊंचाई लगभग कितनी शेष रह जाती है? 45 मीटर शेष ही रह जाती है। यहाँ जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं ये नदियाँ बड़ी तीव्र वेग से बहती है। उसी के साथ साथ मार्ग परिवर्तन करने वाली नदियाँ जो अपना रास्ता बदल लेती हैं, जैसे कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये निचले गंगा के मैदानी प्रदेश में बहती है और प्रतिवर्ष अपने मार्ग को परिवर्तित करती है। इसी वजह से यहाँ बाढ़ आती है। नीची भूमि है, भूमि के अंदर जल नहीं जा पाता है, इसलिए ये कीचड़ दलदली नुमा क्षेत्र होता है। यहाँ पर जूट की खेती, यहाँ पर चावल की जो कृषि है वो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होती है। तो वो है कौन सा मैदानी प्रदेश? निचला गंगा का मैदानी प्रदेश। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहां दिख रहा है, हमने तीसरा जो भौतिक विभाग पढ़ा था वह है तीसरा ब्रह्मपुत्र का मैदानी प्रदेश या ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये ब्रह्मपुत्र का मैदानी प्रदेश जो है दोस्तों, ये पूर्व का भाग, मतलब असम राज्य, अधिकांश से ये कौन से राज्य में पाया जाता है? ये असम राज्य में पाया जाता है। असम मतलब यूं तिब्बत वाले क्षेत्र से होकर एक नदी आती है, नामचा बरवा पर्वत पर मोड़ बनाती है, अरुणाचल प्रदेश में बहती है और असम में आने के बाद ढाल जब कम हो जाता है तो यहाँ ये नदी नई मृदा का जमाव कर देती है और एक मैदानी प्रदेश बन जाता है, जिसको हम या तो असम का मैदान कहते हैं या फिर इस मैदान को ब्रह्मपुत्र नदी ने बनाया है, इसलिए हम इसे ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी नदियाँ असम में आने के बाद छोटी छोटी धाराओं में बंट जाती है। इसी वजह से असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में एक नदी द्वीप बन जाता है और उस नदी द्वीप का नाम है मांजुली द्वीप। कौन सा द्वीप बनता है? मांजुली नदी द्वीप। मांजुली नदी द्वीप नदियों में विश्व का सबसे बड़ा
विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली द्वीप, जो कौन से राज्य में स्थित है? जो असम राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में है? असम राज्य में। और कौन सी नदी बनाती है? तो ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी में बनता है। मतलब यहाँ आने के बाद यह नदी इस तरह से दो भागों में, दो शाखाओं में बट जाती है। आगे आने के बाद एक हो जाती है और यहाँ पर एक उच्च भूमि बन जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं? मांजुली द्वीपे कहते हैं। नदी की एक शाखा इसके उत्तर से, एक शाखा दक्षिण से प्रवाहित होती है। लेकिन जब मानसून आता है उसी समय तिब्बत में जब भारी वर्षा होती है तो ब्रह्मपुत्र नदी में जल की आवक बढ़ती है और जल ज़्यादा आने के कारण मांजुली द्वीप पर क्या आती है? बाढ़ आती है। इसलिए प्रतिवर्ष खाद्र मृदाएं यहाँ आकर जमा होती है, नवीन मृदाएं आकर जमा होती है। इसी वजह से असम में मांजुली द्वीप, धुबरी क्षेत्र, सदिया जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यहाँ चावल की खेती एक वर्ष में 3 फसलें अमन, ओस और बोरो के नाम से यहाँ बोई जाती है, क्योंकि ये मृदा बहुत अधिक उपजाऊ होती है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। देखिए, अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तब तो हम कहते हैं ग्रीनलैंड है, जो डेनमार्क के अधिकार में आता है। अगर नदी द्वीप पूछा जाता है, नदी द्वीप पूछते हैं, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये कौन सा है? मांजुली द्वीप है। कौन से राज्य में? असम राज्य में। कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। तो ये था अपना उत्तर का विशाल मैदान, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये अपने दोआब बने हुए हैं, जो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है। बाकी मैदानी प्रदेश को मैंने यहाँ विस्तार से समझा दिया है। दोस्तों, इसी क्षेत्र में कुछ निम्न भूमियाँ होती हैं। इस निचले गंगा के मैदानी प्रदेश में निम्न भूमियाँ होती हैं, जिसमें जल भरा हुआ होता है, और उस निम्न भूमियों को, उस निम्न गर्त को बिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिल कहा जाता है। उसमें ये जल, वर्षा का जल, नदियों का जल, धाराओं का जल भरता रहता है और छोटे छोटे गर्त बन जाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? बिल कहा जाता है। दोस्तों, ये उत्तर के विशाल मैदान का टॉपिक आपको कैसा लगा, मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।